20 लोग खड़े हैं सामने, वो तमाशा देख रहे थे। ऑटोस वाले जाते थे, स्पीड स्लो करते थे, कार वाले निकलते थे, स्पीड स्लो करते थे, देखते थे, कुछ चले जाते थे। मैंने उसे उठा के पीसीआर वैन में रखा। नमस्कार। आज देश की सबसे बड़ी गवाही जी न्यूज पर होने वाली है। देश की सबसे घिनौनी और सबसे खौफनाक वारदात का इकलौता चश्मदीद और पीड़ित आज आपके सामने बोलेगा। वो बोलेगा ताकि दोबारा कभी ऐसी वारदात इस देश के किसी कोने में ना हो। वो बोलेगा ताकि ऐसी दरिंदगी को रोकने के लिए कानून बनाने वाले लोग सुन सकें उसकी दर्द की दास्तान जो सिर्फ उसने महसूस की है। वो बोलेगा ताकि यह गुस्सा सिर्फ नारेबाजी या धरने तक सीमित ना रह जाए। जी न्यूज इसी मंशा के साथ हिंदुस्तान के इस हीरो को आपके सामने लाया है ताकि दिल्ली में 16 दिसंबर की उस रात के अहम और बेहद संवेदनशील पहलू पहली बार आप भी जान सकें, ताकि देश का हर नौजवान अपराध के खिलाफ खड़ा हो, ताकि हिंदुस्तान के लिए इस हीरो की गवाही एक मिसाल बन जाए। वो बहादुर लड़की अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो मकसद छोड़कर वो इस दुनिया से गई, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का बीड़ा हम सब ने उठाया है। इस इंटरव्यू के दौरान हमने ये खास ध्यान रखा कि इस नौजवान से कोई ऐसी बात ना करें जिससे इसे और ज्यादा मानसिक चोट पहुंचे। उस रात उस बस के अंदर क्या हुआ, उन खौफनाक यादों को हम भी नहीं कुरेदना चाहते। जी न्यूज पर आप सबके सामने अपनी बात कहने के पीछे इस नौजवान की सिर्फ यही कोशिश है और मंशा है कि अब देश बदले, लोगों की सोच बदले, आप सब बदलें, सिस्टम के काम करने का तरीका बदले, ताकि आने वाली पीढ़ी को ऐसे खौफ से कभी ना गुजरना पड़े। आप सब ने उस लड़की को न जाने कितने नामों से जाना, लेकिन सच्चाई यह है कि उस बहादुर लड़की की शक्ल किसी ने नहीं देखी, किसी को उसका नाम पता नहीं है, किसी को उसका मजहब पता नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा देश उसके साथ है। इस नौजवान को आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, दीपक के नाम से पुकार सकते हैं, क्योंकि ये चला है लौ जलाने के लिए ताकि हम सब बदल सकें। तो ये लेकर चला है बदलाव की लौ। इसे आप अभिमन्यु भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वाकई अभिमन्यु की तरह लड़ा और इसने अपनी दोस्त की जान बचाने की भरसक कोशिश की। वो जो खौफनाक रात थी, वो अनुभव आप देशवासियों के सामने बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? 16 दिसंबर से आज तक लगभग 17-18 दिन हो चुके हैं। इसके पीछे इन दिनों में काफी कुछ हुआ, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पे आए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो कमेटी बन गई है और उनके सामने आप जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी की बात कर रहे हैं जी, शायद काफी चीजें मीडिया में आ रही हैं, कुछ लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं चीजों को। तो मुझे लगा कि जो एक्चुअल चीजें हैं, क्योंकि मैंने वो चीजें फेस करी हैं, मेरे साथ वो घटी हैं घटनाएं, तो शायद मैं उनको अच्छी तरह से बता सकता हूँ कि प्रॉब्लम क्या मैंने फेस करी और एक्चुअल लोग फेस क्या करते हैं। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एटलीस्ट मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मैंने फेस करी, जो मेरी फ्रेंड थी उन्होंने जो फेस करी, तो वो मैं उनको बता सकूं, शायद किसी की हेल्प हो सके, शायद वो कुछ ऐसा कर पाए कि जो आगे आने वाले टाइम में वो किसी की जान बचा सके। हम यहाँ पर यह भी कहना चाहेंगे कि जो कुछ इस नौजवान ने देखा, जो कुछ इस नौजवान ने सहा, वो एक बहुत बड़े सदमे से कम नहीं है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इनकी जो मानसिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कोई ऐसा कठिन प्रश्न नहीं पूछूंगा। मैं आपसे कुछ ऐसी चीज भी याद करने के लिए नहीं कहूंगा जिससे कि आपको, आपके मन को कोई तकलीफ हो। हमारा मकसद आपसे बात करने का सिर्फ यही है कि हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे नौजवानों को और हमारी सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं और क्या बदलाव आप लाना चाहते हैं। इस दौरान आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। कानून बनाने वाले
इस वक्त ये सोच रहे हैं कि कैसे नया कानून बनाया जा सके। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि कानून में बदलाव हो, स्थितियां बदलें, कानून बदलें, अदालतें बदलें, लेकिन कैसे बदलें ये कौन बताएगा? और अगर आपके पास कुछ बताने के लिए है, क्या बदलाव होना चाहिए, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। उस इंसिडेंट्स के बाद प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पे आए, लोगों ने मार्च किया, पूरे देश में हुआ, काफी कुछ लोगों ने किया, शायद बदलाव के लिए किया। लेकिन मुझे लगता है कि ये बदलाव वो क्या चाहते हैं वो समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि अगर मैं उसी रात की बात करूं जब मैंने मॉल से निकल, लगता है कि ये बदलाव वो क्या चाहते हैं वो समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि अगर मैं उसी रात की बात करूं जब मैंने मॉल से निकल के ऑटो के लिए वेट किया, ऑटो नहीं मिला, कई ऑटो खड़े थे, उन्होंने बार्गेनिंग स्टार्ट करी, मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ तक जाऊंगा, इतने लूंगा, वहां तक नहीं जा सकता। मैंने फिर विदाउट मीटर एक ऑटो वाला तैयार हुआ, जहां से मैंने बस पकड़ी थी, व्हाइट लाइन। उसके बाद वो बस मिली जो कि ऑलरेडी दो तीन इंसिडेंट्स शायद उसने किए थे पहले। उसने एक्चुअली वो ट्रैप भी था उनका कि दो सवारियों के लिए वो मतलब पैसेंजर बैठा रहे थे, वो हमें बैठाया, ब्लैक शीशे लगे थे, कर्टन्स लगी थी, परमिट नहीं थे, जो कि बाद में मुझे पता चले। तो उसके बाद से वो लेके गए हमें, हमारी हाथापाई हुई, रॉड मारी, हमारे सारे सामान छीने, हमारे कपड़े ले लिए। तो फिर उसके बाद से फिर हमें जहाँ पे फेंका उन्होंने मारा जान के। फिर ये बस कितने वक्त तक ऐसे ही सड़कों पर घूमती रही? ये जहाँ से हमने बस पकड़ी थी उसके लगभग 2-2.5 घंटे तक हमें घुमाते रहे। वो फ्लाईओवर्स पे इधर उधर दिल्ली में घूमती रही बस। फिर लाके हमें जहाँ पे उन्होंने फेंका। मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा क्योंकि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता था। जो इनकी दोस्त थी, उस बहादुर लड़की की हम बात कर रहे हैं, वो बहादुर लड़की कोई भी हो सकती थी। वो आपकी दोस्त भी हो सकती थी, आपके परिवार में से भी हो सकती थी। और यही कारण है कि देश के हर व्यक्ति के अंदर इतना गुस्सा है कि ऐसी घटना क्यों हुई। और लूप होल्स हमारे सिस्टम में क्या क्या है, हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2 से 2.5 घंटे तक वो बस दिल्ली की सड़कों पर घूमती रही और उसके अंदर ये सब होता रहा और किसी ने भी उस बस को रोका नहीं। उस बस को ना कोई पुलिस मिली, ना ट्रैफिक पुलिस मिली और वो लगातार ऐसे ही चलती रही। आपकी आवाजें किसी ने नहीं सुनी? नहीं, हम लोग चिल्ला रहे थे, उसमें काफी कोशिश करी कि हमारी आवाज बाहर जाए, लेकिन उन्होंने लाइटें बंद कर दी थी और जो हमारी फ्रेंड थी वो भी काफी आवाज लगा रही थी। हमारी लड़ाई हो रही थी, वो 5-6 लोग थे, वो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने 100 नंबर डायल करने की कोशिश करी बट वो उन्होंने मोबाइल छीन लिया था। तो बस ऐसी चलती रही। फिर फाइनली उन्होंने आके एक फ्लाईओवर के नीचे हमें फेंका, फिर क्रश करने की कोशिश भी करी, आपको कुचलने की कोशिश करी। हमारे पास कपड़े भी नहीं थे और फिर हम वहां पे वेट करते रहे कि एटलीस्ट कोई तो हमारी हेल्प करे। मैं काफी देर तक हाथ हिलाता रहा। ऑटोज वाले जाते थे, स्पीड स्लो करते थे, कार वाले निकलते थे, स्पीड स्लो करते थे, देखते थे, फिर चले जाते थे। बाइक वाले देखते थे, बट काफी देर तक 15-20 मिनट, 20 से ज्यादा टाइम हो रहा, 20-25 मिनट तक मुझे कोई नहीं मिला। फिर कोई आता है, फोन करता है, 3-3 PCR वैन्स खड़ी होती हैं, वो आपस में ये डिसाइड नहीं कर पाती कि
कहाँ किस थाने का केस है ये। कोई कह रहा है कि इस थाने का केस है, कोई कह रहा है इस थाने का केस है। तो काफी देर तक हम लोग चिल्लाते रहे कि भैया कपड़े दे दो, एटलीस्ट हमें एम्बुलेंस बुला के भेजो कहीं पे। बट उनका यही था कि पहले तो डिसाइड करें कि किस थाने का केस है। 20 लोग खड़े हैं सामने, बट वो तमाशा देख रहे थे। बीच में किसी ने मुझे एक बेड शीट फाड़ के दी ताकि मैं उसको ढक सकूं, मेरे फ्रेंड को। और इन सब चीजों के बाद फाइनली एम्बुलेंस नहीं आई। मैं वेट करते रहे कि एम्बुलेंस आएगी और हमें कहीं पे एडमिट करेगी। मुझे अपने से ज्यादा उसकी चिंता थी क्योंकि उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। इस टाइम पे काफी ब्लीडिंग थी। और फिर मैंने उसे उठा के पीसीआर वैन में रखा और किसी नजदीकी हॉस्पिटल में ना ले जाके उन्होंने सफदरजंग में लेके गए। आप खुद घायल थे, आपको खुद कितनी चोट लगी हुई थी? मेरे सर में रॉड लगी थी, मैं चल नहीं पा रहा था। मेरा पैर अभी भी फ्रैक्चर है और मैं हाथ को उठा भी नहीं सकता था क्योंकि इसमें काफी यहाँ जो आपके पैर में ये फ्रैक्चर है, ये उन्होंने जो रॉड मारी थी उसी से है ये? हाँ जी। और उस पूरे दौरान आप इसी अपने जो ये जो फ्रैक्चर्ड लेग है इसी के साथ आप थे? चलते रहे? मैं उस टाइम पर मेरे सारे हाथ दोनों, क्योंकि उन्होंने अभी मैं मूव कर सकता हूँ हाथ को, क्योंकि उस दिन काफी चोटें लगी थी, ब्लीडिंग हो रही थी और मतलब 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते तक मैं कोई भी हाथ मूव नहीं कर सकता था क्योंकि पेन हो रहा था काफी। तो बट मैंने उसे उठा के पीसीआर में रखा। इतनी चोट लगने के बाद भी कोई आपकी मदद के लिए नहीं आया कि आपकी दोस्त को उठा के वो पीसीआर वैन में रख सके, मदद कर सके? लोगों के मन में शायद खौफ है कि अगर वो कोई हेल्प भी करता है तो विटनेस बन जाएगा। तो ये बात है कि अगर कोई भी हेल्प करता है या मेरे साथ चला जाता है, पीसीआर वैन में ही चला जाता है कोई आम पब्लिक, उसके मन में कहीं ना कहीं खौफ है कि हाँ वो विटनेस बन जाएगा, फिर उसको पुलिस दौड़ाती रहेगी। तो शायद ये है। और जो पुलिस के लोग थे पीसीआर में, उन्होंने भी आपके दोस्त को उठाकर पीसीआर में रखने की कोशिश नहीं की? नहीं, वो सब भी आप ही ने किया सारा, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, शायद उनके हाथ खराब हो जाते, शायद ये सोच रहे होंगे। तो मैंने उठा के उसको रखा, एक सीट पे लिटाया, फिर दूसरी सीट पे मैं बैठा रहा। फिर सफदरजंग हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर हालत हमारी ऐसी नहीं थी कि मैं किसी को बोल भी पाऊँ कि क्या हुआ है। कुछ लोग पूछने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उनकी फॉर्मेलिटीज होती हैं पुलिस वालों की। पीसीआर वैन ने हॉस्पिटल में डाल दिया तो उनका शायद तो खत्म हो जाता होगा कुछ, तो फिर लोकल पुलिस स्टेशन का शायद काम स्टार्ट होता होगा। तो जब तक मैं जमीन पे बैठा रहा और मेरी इतनी ताकत नहीं थी कि मैं बैठ के कुछ बोल पाऊँ, तो मैं वहीं जमीन पे लेट गया। मेरे पास कपड़े भी नहीं थे। तो उसके बाद मैंने किसी सफाई वाले से मैंने हेल्प ली। मैंने बोला, कितने लोगों से मैंने बोला कि भैया कुछ कर्टन्स दे दो, शायद मुझे ठंड लग रही है, कुछ दे दो ओढ़ने के लिए। तो आ रहे हैं, अच्छा 1 मिनट रुको, ये करते हैं ये करके, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा करके टालते रहे बात को। धीरे धीरे 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे होते गए। फिर एक लड़के से मैंने बोला कि भैया एक मोबाइल नंबर डायल कर दो, सो दैट कि मैं किसी को बता पाऊँ कि मेरी हालत ऐसी है। तो मैंने अपने घर पे कॉल किया। उसके बाद उन्होंने, जो मेरे रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, उनको कॉल करके बोला, लेकिन उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो क्योंकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि मैंने उनको यही बोला था कि बोल देना भैया एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद उसने स्विच ऑफ कर लिया था फोन। आप किसी को ये बताना नहीं चाहते थे कि असल में हुआ क्या है? मैं उस हालत में भी नहीं था कि मैं उनको सारी चीजें बता पाऊँ कि मैं ऐसे मूवी देख के आ रहा था, मेरे साथ ये सब हो चुका है। तो एटलीस्ट मैंने यही उस टाइम पे मुझे अच्छा लगा कि मैं इतना बोलूँगी एटलीस्ट एक्सीडेंट हो गया है, सो दैट वो मेरे हेल्प करने के लिए आ जाए। तो फिर जब मेरे रिलेटिव्स आए तो जो भी मेडिकल वो है, स्टिचेस लगे मेरे सर में, डिप्स लगी और
जो भी है फिर स्टार्ट हुआ मेरा ट्रीटमेंट। जब उन्होंने बस से आपको नीचे फेंक दिया, उस पल से लेकर और जब आप अस्पताल में पहुंचे, कितना वक्त बीत चुका था? यानी कितनी देर तक आप सड़क पर रहे? मैं सड़क पे लगभग मुझे फेंकने के बाद जब वो फेंक के चले गए तो 20 मिनट तक तो मैं किसी का वेट ही करता रहा कि कोई देखे मुझे, एटलीस्ट किसी को कॉल कर सके, पुलिस वगैरह को। तो जब कोई शख्स था जो मोटरसाइकिल से शायद कुछ पेट्रोलिंग वगैरह कर रहे थे, वो मुझे बाद में पता चला था। तो फिर उन्होंने कॉल किया, पीसीआर आई, उसमें जो टाइम लगा होगा आधा घंटा पौन घंटा, उसके बाद से फिर उनकी जो बहस होती है ये डिसाइड हुआ होगा। तो ये सब लेके 2 से 2.5 घंटे लग गए थे। जो भी कानून बनाने वाले लोग हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस हालत में आपको अस्पताल पहुंचाने में भी अगर 2 से 2.5 घंटे लग गए तो सबसे बड़ी समस्या, सबसे पहली समस्या तो यही है। हाँ, पहले तो ऐसा होना चाहिए कि शायद कानून मैं उतनी अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन पुलिस सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल ढूंढती है, जो कि मैं जहाँ लेटा हुआ था वहाँ से सफदरजंग हॉस्पिटल अगर रात का वक्त नहीं होता तो शायद कितने घंटे लग जाते अभी नहीं पता, क्योंकि एयरपोर्ट का रूट है वो और जाम दिल्ली में लगता ही है। तो शायद मेरी फ्रेंड थी जो आज 14 डेज रह के गई हैं, शायद उसी दिन ही उनकी डेथ हो जाती। तो ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट कोई भी हो, कोई भी अगर कहीं इंजर्ड होता हो तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में, और उसको इतना एश्योरेंस होता कि जो लेके जाएगा उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। और पुलिस को भी चाहिए कि अगर वो पुलिस ही लेके, क्योंकि पीसीआर लेके गई थी मुझे, तो वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराए, ना कि जाके सफदरजंग में, जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से जल्दी काम करता है। ओवरलोडेड, मुझे लगता है ओवरलोडेड होगा, जो भी है, रीजन तो कई है, बट होना ऐसा चाहिए कि जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल होता, जो भी बेटर हॉस्पिटल होता, हमारी इतनी इंजरीज है, अगर हमारे कटा होता तो चलो ठीक है, सफदरजंग में मैं वेट करके करा सकता हूँ, लेकिन इतनी सीवियर इंजरी में अगर आप सफदरजंग में, वो भी जहाँ पे लेके जाते हो, शायद वहाँ पे है ट्रीटमेंट है कि नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आजकल पता नहीं कैसे होते हैं, तो उनको फोर्टिस, अपोलो या फिर जो भी अच्छे हॉस्पिटल्स माने जाते हैं, वहाँ पे ना ले जाके वहाँ पे उन्होंने एडमिट कराया। तो उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। आपकी बातों से ये भी लग रहा है कि जो इसमें आरोपी थे, बस में जो 6 लोग थे, उन्होंने आपको और आपके दोस्त को, दोनों को मारने की कोशिश की, यानी जान से मारने की कोशिश की उन्होंने। पहले वो आए और पहले उन्होंने सारी चीजें ऐसे सेट कर रखी थी, वो बैठे हुए थे, प्रिटेंड कर रहे थे कि हाँ वो पैसेंजर हैं। मेरे 2 बार कंफर्म करने पे उन्होंने पैसे भी लिए मुझसे कि हाँ हाँ जा रही है, वहीं तक जा रही है जहाँ आप जा रहे हो। उसके बाद जिस आके उल्टी सीधी चीजें बोलना मुझे, मेरे फ्रेंड को। उसके बाद जब पंच मारते हैं वो, तो आप रिएक्ट करोगे। तो हमारी जब लड़ाई स्टार्ट होती है तो पहले तो 3 आते हैं, काफी उनसे लड़ाई होती है, तो फिर उनको लगता है कि नहीं, या फिर नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि मैं 3 से तो मेरी काफी लड़ाई हुई थी, तो उनको तो मैंने मारा था। फिर उन्होंने 2 और आगे रॉड लेके, उसके बाद उस बीच में मेरी फ्रेंड चिल्ला भी रही थी वो, और वो भी कोशिश कर रही थी मुझे बचाने की। तो 2 और आए, उन्होंने रॉड मारी, और जब मैं थोड़ा सा रॉड लगने के बाद अनकॉन्शियस सा हुआ, तो वो मेरे पीछे से खींच के मेरे फ्रेंड को ले गए वो। और उसके बाद उन्होंने आपको सड़क पर फेंक दिया। उसके बाद हमें रॉड से और भी चोटें दी, जिससे कि, क्योंकि मुझे ये सुनाई दिया कि वो उनकी डेथ हो चुकी है पहले ही, और फिर वो मुझे मारना चाह रहे थे। मुझे रॉड से मारा, रॉड पूरे बॉडी में, और
आइडेंटिटी हटाने के लिए उन्होंने सारी चीज़ें ले ली, मोबाइल्स, कपड़े, कुछ भी कपड़ा नहीं छोड़ा था उन्होंने। फिर उन्होंने बस से फेंका और फिर कुचलने की कोशिश करी। तो मैंने अपनी फ्रेंड को खींचा था बस के नीचे से, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पहले, क्योंकि वो पहले थी, मुझसे पहले थी, तो उनको मैंने खींच के फिर और रोड के इधर लेके आया। उनका तो मारने का ही प्लान था सारा, कि कुछ कोई रहेगा नहीं तो फिर शायद उनकी कंप्लेन भी नहीं होगी। इस तरह के केस के बाद जब आप अस्पताल पहुंचते हैं तो अस्पताल में किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है? क्योंकि इसमें सिर्फ शारीरिक चिकित्सा नहीं है, मानसिक चिकित्सा की भी जरूरत होती है। और जाहिर है आपको बहुत ट्रॉमा रहा होगा, आपके दिमाग पर उसका बहुत बुरा असर पड़ा होगा, आपको एक काउंसलिंग की जरूरत भी लगी होगी। मैं स्टेचेस पे लेटा हुआ था, उसके बाद से शायद सबको इन्फॉर्म, आपको एक काउंसलिंग की जरूरत भी लगी होगी। मैं स्टेचेस पे लेटा हुआ था, उसके बाद से शायद सबको इन्फॉर्म किया गया होगा, जो भी पुलिस का प्रोसीजर होगा। तो पुलिस के सारे ऑफिसर्स आए, एक एक करके आए, जितने भी लेवल्स उनके होते होंगे सबने बयान लिया। मैं उसी कंडीशन में था कि क्या था क्या नहीं था, कैसे हुआ, जो भी था। और मुझे जितना भी याद था, जो भी मुझे लगा, मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दी। और 16 दिसंबर से लेके जब तक लास्ट TIP नहीं हुई थी, यानी 2-3 दिन पहले तक, मैं उनके साथ ही था। मेरा एम ये था कि अगर मेरे रहने से केस मजबूत होता है या फिर पुलिस को हेल्प मिलती है तो मुझे यहाँ रहना चाहिए। मैंने अपने घर वालों की बात नहीं सुनी यहाँ पर। मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि वो अगले दिन ही घर से प्रेशर था कि आप, क्योंकि इमोशनल होते हैं घर वाले कि आप, इतनी चोट लगी है, आप वहाँ कैसे रहोगे, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेला रहता था। तो वो लेके जाना चाहते थे, लेकिन मैंने ही कहा कि नहीं, अभी मुझे यहाँ रुकना चाहिए। तो मैं वहाँ तक था, लेकिन फाइनली जब डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपकी जो इंजरीज हैं वो काफ़ी बिगड़ सकती हैं, तो फिर मैं घर जाके फिर ट्रीटमेंट जो भी अपना प्राइवेट था वो मैंने स्टार्ट किया। उस वक्त कभी आपने सोचा था कि जो आपकी दोस्त हैं वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी? क्योंकि उन्होंने इतने दिन तक संघर्ष तो बहुत किया, बहुत लड़ाई की उन्होंने। मुझे तो कभी नहीं लगा ऐसा, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता था। और जब 2-3 दिनों बाद पुलिस ने अलाउ किया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी थी, किसी को जाना अलाउ नहीं कर रहे थे वो। तो जब मैं उनसे मिला तो काफ़ी खुश थी और वो लिख पा रही थी, और कहीं उनको देखे कहीं भी नहीं लगा कि वो जीना नहीं चाहती हैं। पॉजिटिव थी काफ़ी, और इनफैक्ट वो अपने घर वालों को कह रही थी, क्योंकि उनकी मदर, उनकी भी हालत खराब थी, तो वो इनफैक्ट वो कह रही थी कि सब ठीक हो जाएगा इस तरीके से। आपको पता है एक कमेटी बनी है, 3 सदस्यीय कमेटी, जिसमें जस्टिस JS वर्मा भी हैं, जो कि रेप को लेकर जो कानून है उनको, उसमें क्या बदलाव होना चाहिए उसको स्टडी कर रही है। आप उस कमेटी से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने पढ़ा है, एक कमेटी बनाई गई है कि जो कि इस केस को मॉनिटर करेगी। मैं तीनों लोगों से कहूँगा, जो भी जस्टिस JS वर्मा सर हैं, जस्टिस लीला सेठ हैं, जस्टिस गोपाल सुब्रमण्यम है, मैं तीनों लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास काफ़ी कानून है, लेकिन जो आम पब्लिक है
वो फेस करती है एफआईआर। अगर हम जाते हैं एफआईआर करने के लिए तो हमें कहीं डर होता है कि यार एफआईआर होगी कि नहीं होगी, पुलिस वाला एफआईआर करेगा कि नहीं करेगा। और अगर एफआईआर करता भी है तो फिर उसके बाद से फिर जो भी कानूनी पचड़े हैं, जो भी उन चीजों में फंसना नहीं चाहता आम आदमी। तो आप जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो एक मुद्दे को लेके, एक जो भी इंसिडेंट को लेके, तो क्यों ना कोई ऐसा जो भी कोई ऐसा कानून बनाने की, कोई कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि जो कि फास्ट ट्रैक और जो भी नॉर्मल ट्रैक बनाने की जरूरत ही क्या है। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी कमेटी अगर रेप को लेकर कोई कानून बनाना चाहती है, कुछ सीखना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, कुछ बदलाव करना चाहती है, तब तक उसका काम कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि वो आपसे एक बार ना मिले? अगर इस केस की बात करें तो शायद मुझसे बेटर जो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस पल को जिया है, मैंने फेस करा है। मैं जो भी मैंने चीजें फेस करी हैं वो कोई कहीं सुनाई, कहीं कोई कह के कैसे फील कर सकता है। जो मैंने जिया है तो वो तो मैं ही बता सकता हूँ कि मैंने क्या फेस करा, क्या चीजें मेरे सामने से गुजरी हैं। रेप एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में ना कोई बात करना चाहता है, ना कोई इसका संज्ञान लेना चाहता है, ना जो लोग इसका शिकार होते हैं उनके बारे में बात करना चाहते हैं। अक्सर आजकल ये बहस चली हुई है कि उनकी जो आइडेंटिटी है उसकी पहचान छुपा कर रखनी चाहिए, नाम नहीं बताना चाहिए। आपको क्या लगा? ये हमारे समाज में अभी भी अगर हम हमारे साथ कोई बुरा होता है तो हमें ही छुपाना पड़ता है कि हमारे साथ बुरा हो गया, तो हमें ये लगता है कि अगला क्या कहेगा। लोग हमें कंसोलेशन की बजाय हमें पीठ पीछे क्या क्या कहते हैं। लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो क्योंकि लोगों को ये डर होता है कि अगर हमारे सामने हमारा ही दोस्त, हमारा ही यार, जो भी है, हमारे रिलेटिव्स हैं, एक बार तो कहेंगे चलो ठीक है, जो भी हुआ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। बट कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो फिर वो जाके पीठ पीछे कुछ उल्टी सीधी बातें। तो मेन रीजन यही होता है कि लोग उनके ऊपर इतनी बड़ी घटना हो जाती है फिर भी वो छुपाना चाहते हैं। आपने भी छुपाने की कोशिश की जब ये घटना हो गई? मैं कंप्लेनेंट था इस केस में, लेकिन मैंने भरसक प्रयास किया स्टार्टिंग में कि हाँ शायद लोग इसको गलत मीनिंग लेंगे, कि जबकि मेरे साथ इंसिडेंट होता है, मुझे चोटें आती हैं और मुझे ही छुपाना पड़ता है कि यार ये। तो मैंने कोशिश करी थी स्टार्टिंग में कि मैं लोगों को ये सारी चीजें ना बता के मैं बोलूँ कि हाँ एक एक्सीडेंट था। तो अगर शायद ये केस इतना बड़ा नहीं होता तो ये चीजें दब जाती। इनफैक्ट मेरी दोस्त ने भी कहा था कि शायद अगर मैं नहीं होता तो वो शायद कंप्लेन नहीं करती। लेकिन आपने सोचा कि आप ये लड़ाई लड़ेंगे, लड़ना चाहते हैं आप? मैंने सोचा कि मैं इसको उनको सजा दिलवा के ही रहूंगा। यही बदलाव है जो आप चाहते हैं, और उसी के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि वो बदलाव कैसे होगा। मुझे लगता है कि बदलाव, हर चीज में बदलाव की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने उस दिन फेस करा कि जब मैं रोड पे पड़ा हुआ था, खून से लथपथ था, मेरे सर में रॉड लगी हुई थी, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, मेरे पास कपड़े नहीं थे, भीड़ जा रही थी, लोग देख रहे थे तमाशा, 15-20 लोग खड़े थे, तो काफी बातें कर रहे हैं। और उसमें कोई कह रहा है कि लूट का मामला होगा, कोई कह रहा है कि कुछ लोग तो
देखते हैं, अगर मैं मेल हूं तो मुझे दूसरी नज़रों से देखेंगे कि क्या बात है। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच के ही लोग हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं। अगर वो हमें कपड़े देते, अगर हमें, जब मैं 1.5-2 घंटे वहां बैठ के, वहां पे इतनी शर्द है दिल्ली में, झाड़ियां थी वहां पर, शायद कुछ भी हो सकता था वहां पर, तो वो मुझे शायद हॉस्पिटल तक लेके जा सकते थे। क्योंकि जब तक वो पीसीआर को कॉल करते, पीसीआर आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, तो उनके पास गाड़ियां थी, वो लोग खड़े थे, तो मुझे लेके जा सकते थे, या मेरे दोस्त को लेके जा सकते थे। तो जो 1.5 घंटे का क्रूशल टाइम था, जबकि कोई मर रहा हो तो उसके लिए 1-1 मिनट काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो वो तो उनकी सोच को कौन बदलेगा? तो हम प्रोटेस्ट या फिर मोमबत्ती जला के तो हमें शायद नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है कि अगर हम मोमबत्तियां जला के किसी के लिए हम सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं, तो शायद हमारा भाई अगर हमारे रोड पे गिरा हुआ है तो हम उसकी भी हेल्प करें एटलीस्ट। आप इतने दिन जब हॉस्पिटल में थे और आपके दोस्त भी थी, आपको पता था कि उसके लिए पूरा देश एकजुट हो गया है, पूरे देश को उसकी चिंता है, इतना समर्थन उसको मिल रहा है? आप पढ़ते थे ये सब अखबार में या टीवी पर देखते थे? मैंने बीच बीच में देखा था, बट मैं देखना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो मेंटल कंडीशन मेरी काफ़ी बुरी थी उस टाइम। मैं सो भी नहीं पाता था ठीक से, और शायद मैंने ये बात किसी से अभी तक शेयर भी नहीं करी है, क्योंकि अगर आपके साथ कोई चीज़, ऐसी चीज़ें होती हैं और आप उसके साथ होती हैं जिनके साथ आप रहते हो, या फिर उनसे आपकी फ्रेंड है, और तो फिर आप पिक्चर आती है आपके सामने। कभी सोचते हो कि, कभी कभी अपने आप को ब्लेम करते हो आप कि मैंने क्यों किया, क्यों गया, नहीं जाना चाहिए था, या फिर मैंने वही बस क्यों ली, ये क्यों नहीं किया। तो काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं, और फिर वो मैं उस 2 हफ्ते तक तो मैं बात भी नहीं कर पा रहा था ठीक से। तो कोई कुछ पूछता भी था तो मुझे इरिटेशन हो रही थी। आप एक मेंटल ट्रोमा में थे, पुलिस आपके साथ पूछताछ कर रही थी, आप पुलिस को सहयोग कर रहे थे, आप अस्पताल में भी थे। इस दौरान क्या कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपको एक मेंटल काउंसलिंग की जरूरत है, आपको मेंटल कंडीशनिंग की जरूरत है, आपके शरीर को दवाई की जरूरत है, लेकिन आपके दिमाग को भी दवाई की जरूरत है? इनफैक्ट मुझे मेडिकल असिस्टेंस के नाम पे, मुझे जब मैं यहाँ से अभी 2-3 दिनों से, 4 दिनों से, अभी जब मैंने मेरे घर वाले आए दोबारा, क्योंकि मैंने उनको भेज दिया था, मैंने कन्विंस किया था इनको कि जाइए, अभी मुझे केस को और स्ट्रांग बनाना है। तो अभी मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। तब मुझे जाके पता चला कि मेरी जो इंजरीज हैं, वो अगर अभी इनका इलाज अभी स्टार्ट नहीं हुआ होता और अभी मैं लेट कर देता, तो शायद फिर मैं फिर कभी रिकवर नहीं कर पाता। और ये सारा इलाज आप बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप करवा रहे हैं अपने पैसे से? हाँ जी। सरकार की तरफ से कभी किसी ने आपसे बात करने की कोशिश नहीं की? कभी किसी ने ये पूछने की कोशिश नहीं की कि आपको किसी चीज की जरूरत है? आपने उस लड़की को बचाने की कोशिश की, उसमें आप घायल हुए, बाद में भी आपने उसकी जान बचाई, अस्पताल तक लेकर गए। नहीं, अभी तक मेरे पास किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी है। और इनफैक्ट मुझे इंस्ट्रक्शन भी मिलते थे तो कि आप अभी कांटेक्ट ना करें किसी को, जैसे कि ताकि आपकी जो न्यूज़ है केस में, आप अगर कुछ बोलते हैं तो केस के लिए अच्छा नहीं होगा, समथिंग। तो मेरा यही था कि केस स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि अगर मेरी वजह से अगर मैं किसी को कुछ कहता हूँ, कुछ बोलता हूँ, तो केस वीक ना पड़े और वो छूट ना जाए। तो मुझे किसी की हेल्प नहीं मिली अभी तक, ना मुझे किसी ने अप्रोच किया है,
ना मुझे किसी का कंसोलेशन मिला है। जो भी था वो मेरे घर वालों का ही था, और मेरे घर वाले काफ़ी सपोर्टिव थे। उन्होंने कभी हर तरीके से उन्होंने मेरी मदद करी। यानी समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से कोई कमेटी, किसी ने आपसे कुछ जानने की कोशिश नहीं की कि आपको भी हो सकता है कुछ कहना हो? मेरे सामने तो मेरे पास किसी की कॉल या फिर किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करी और ना समझी, आई थिंक, मुझे लगता है। जबकि मैं कंप्लेनेंट था, सब कुछ मेरा अप्रोच यही था कि सब कुछ अच्छा से अच्छा कर सकूं, जितना भी हो सकता है केस के लिए, ताकि उनको सजा मिल सके। और मुझे तो लगता है कि गॉड ग्रेस या फिर जो भी था, इतना जल्दी हो पाया सब कुछ, क्योंकि मैंने जहाँ तक अपने पुलिस के बारे में पढ़ा है, देखा है, शायद प्रेशर रहा हो, या फिर जो भी हमारे दोस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या जो भी कुछ हुआ उसके बाद से, तो ये तो अनएक्सपेक्टेड था। तो शायद ये केस सुलझ पाया, या फिर आप कह सकते हैं कि अभी तो जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारे फेवर में ही हो रही हैं, बट ये सबके साथ नहीं होता है। ये मुझे लगता है कि हजारों या लाखों में एक होता होगा, या फिर हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इकलौता नहीं होना चाहिए। अभी तो जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारे फेवर में ही हो रही हैं, बट ये सबके साथ नहीं होता है। ये मुझे लगता है कि हजारों या लाखों में एक होता होगा, या फिर हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इकलौता नहीं होना चाहिए, ये सबके साथ होना चाहिए। हर केस में यही ड्रिल होनी चाहिए। अस्पताल के दौरान आपके दोस्त से आपकी बात हुई? हाँ, मैं मिला था उनसे। वो संतुष्ट थी जिस तरीके से पूरा एक केस डील हो रहा है उसको लेकर? उनका कॉन्फिडेंस था मुझ पर। मैंने उनको कहा था कि आप जो चाहती हैं वही होगा। मैंने कहा था कि वो पकड़े गए हैं, सारे एविडेंसेस मिल गए हैं। आपको मिलते ही सबसे पहले उन्होंने आपसे क्या पूछा था जब आप इस हादसे के बाद उनको मिले? वो काफी खुश थी, और उन्होंने लिख के पूछा था कि मैं कैसा हूँ। बोल नहीं पा रही थी? नहीं, वो बोल नहीं पा रही थी। तो मैं उनको मिला, वो सुन पा रही थी। तो मैंने कहा कि ये चीजें हो गई हैं, मैं हूँ तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, और हमने यहाँ तक कर लिया है, और आगे जहाँ तक भी होगा आप ठीक हो जाओ, बस ये सब चीज की चिंता मत करो। तो वो वहाँ पर उनको बिलीव नहीं हो रहा था। वो कॉस्ट की, कितनी ट्रीटमेंट कॉस्ट आएगी, ये सब चीजें। मैंने कहा टेंशन मत लो इन सब चीजों की अभी, क्योंकि आम आदमी यही सोचता है कि अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो अगर हम उसके बाद अगर घर वाले नहीं है तो कौन, गवर्नमेंट। ये तो स्पेशल केस में हुआ है, आई थिंक, कि किसी को आप इतनी ट्रीटमेंट दे रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ, मुझे तो लगता है कि पता नहीं क्या रीजन रहा होगा, बट कुछ ऐसा करना चाहिए कि रिपीट ही ना हो ये सब चीजें। बीच में एक ये बात भी उठी थी जब मजिस्ट्रेट उनके बयान ले रही थी कि पुलिस की तरफ से दबाव डाला गया है, और आप उस वक्त वहां रहे होंगे जरूर जब बयान रिकॉर्ड हो रहा होगा। जब बयान के लिए मैंने सुना, तो सभी यही मानते थे कि अगर मैं वहां रहूंगा तो उनका कॉन्फिडेंस रहेगा, और वो ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे। और तो मुझे अप्रोच किया गया कि आप वहां जाइए और उनके साथ रहिए। रात के शाम का टाइम था ये, तो मैं गया वहां पर, उनसे मिला, वो खुश थी, और उनका कॉन्फिडेंस भी मैंने बूस्टअप किया कि हाँ ठीक है आप बोलो, सो दैट आप जो भी कहोगे वो ये मजिस्ट्रेट है ये लिखेंगी। सारी चीजें हुई, उसने मैक्सिमम एफर्ट से, क्योंकि वो बोल नहीं पा रही थी, उनको अगर बोलती थी तो कफ आता था, वेंटिलेटर पे थी, ऑक्सीजन लगा हुआ था, हटा के बोलना पड़ता था, आप मास्क हटा के बोल सकते हो।
तो उस कंडीशन में उन्होंने पूरा 3-4 पन्ने का जो भी था उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सिग्नेचर किए। और उस दौरान मुझे ऐसी चीज़ें पता चली जो उनके साथ हुई थी, जो कि कहीं नहीं है, किसी को नहीं पता, और इतना ब्रूटल है कि अब मैं अभी भी आपको बता नहीं सकता। अगर मैंने देखा है कि अगर कोई जानवर भी शिकार करता है तो उसको एक तरीका होता है उसका, कि गले पे पकड़ के वो दबा देता है तो वो मर जाता है। इसके बाद जो भी करता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जिंदा इंसान के साथ ऐसी चीजें कर सकते हो, ऑर्गन्स निकाल सकते हो किसी का, और जिस तरीके से भी हो सकता है उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे, अलग अलग शरीर के हिस्सों पे मारते हो। तो ये सारी चीजें मैं तो कह नहीं पा रहा हूँ, उन्होंने फेस किया और वो बोला मजिस्ट्रेट के सामने, कि उनको होप था कि ये इनकी बात को आगे लेके जाएंगी और उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी। उसी दौरान उन्होंने कहा था कि इनको जला के मारा जाए, फांसी की सजा ना हो, इनको जला के मारा जाए, इनको जिंदा जला दिया जाए। और मैं शॉक्ड हुआ क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि ये गवर्नमेंट को लेटर जाता है कि वो किसी के दबाव में कहा गया स्टेटमेंट है। तो ये वो एक लेडीज थी और मैं एसडीएम थी, और मैं उनके साथ काफी देर तक, जब तक वो रही वहां पर, तब तक मैं उनको देख पाया, उनसे बात भी किया था मैंने। लेकिन कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई एक लेडीज, और शायद वो लेडीज ही थी क्योंकि वो इतनी अच्छी मतलब सारी चीजें उनको बता पा रही थी, जो भी चीज उनके साथ हुई थी। कोई बता भी नहीं सकता, कोई सुन भी नहीं सकता। और तीसरा, उसके बाद भी उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, और अगर ऐसा कहने का मतलब है कि वो सपोर्ट ही नहीं करती थी, उनकी हेल्प ही नहीं करना चाहती थी। यानी आपका मतलब ये है कि कोई दबाव नहीं डाला गया था, वो सही स्टेटमेंट उन्होंने दिया, वो सही स्टेटमेंट था। और वो स्टेटमेंट उन्होंने बिल्कुल मुझे लगता है इतना एफर्ट उनका काफी बेकार गया। डॉक्टर कह रहे थे कि उनको मेडिसिन देने का टाइम हो गया है, जल्दी खत्म करिए, तो उसने खुद कहा कि नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। उसने कंप्लीट किया इतना एफर्ट लगा के, और पूरा उन्होंने पानी फेर दिया। और उस दौरान उनकी काफी मतलब कफ आ रहा था, उल्टियां हो रही थी, उसकी परवाह ना करके अगर वो स्टेटमेंट दे रही हैं, और एक लेडीज होके आप स्टेटमेंट नोट कर रहे हो आप, और जाके अगले दिन ही सारी चीजों पे आप पानी फेर रहे हो, तो ये तो मुझे काफी गुस्सा था इस बात का कि कैसे कोई कर सकता है। आपकी दोस्त को बाद में सिंगापुर ले जाने का फैसला हुआ, और जहां बाद में उनकी मृत्यु हो गई, आपको ऐसा कभी लगा कि ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा है, या उनको बाहर ले जाने का जो फैसला था वो सही वक्त पर नहीं हुआ, देर से हुआ? ट्रीटमेंट तो उनको अगर अच्छे हॉस्पिटल में स्टार्टिंग से अगर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ होता तो शायद अलग सिचुएशन होती, शायद वो हमारे बीच होती। और अगर उनको एक्चुअली मुझे लगा इन सारी चीज़ों को देख के कि जो भी उनके डिसीजंस आते गए अकॉर्डिंग टू प्रेशर, अगर हम आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अपने लिए हक के लिए, हम प्रोटेस्ट किसी के लिए नहीं कर रहे थे, हम इंडिविजुअल के लिए प्रोटेस्ट तो था ही नहीं, ये तो सभी हम अपने लिए हक के लिए, ताकि हमारे आगे आने जनरेशन सेफ रहे। और प्रोटेस्ट का मतलब यही होता है कि अगर हम बदलाव चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे लिए अगर हमने प्रोटेस्ट करा और एक इंडिविजुअल को उससे बेनिफिट मिला तो प्रोटेस्ट से ही नहीं होता है। तो हम तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए या फिर हमने आगे आने वाली जनरेशन के लिए ताकि वो इतना ब्रूटल या फिर इतना वो ऐसी चीजें ना फेस करें, तो हम उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इनको देखे, हाँ यार आज इतना हुआ तो इनको ये ट्रीटमेंट दो, आज इनको ये हो रहा है तो चलो उनसे मिल लेते हैं, तो मुझे लगा कि ये जैसे होता है कि ये कोई स्क्रिप्ट है, तो आप चलो ठीक है, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, चलो ठीक है हम इनको सिंगापुर भेजते हैं। तो वो जो टाइम सब कुछ प्रोटेस्ट को ध्यान में रख के
ये सब चीजें हो रही थी कि अब सिचुएशन बहुत, क्राउड बहुत बढ़ गया है, अब मांग बढ़ती जा रही है, लोगों की भावनाएं भड़कती जा रही है? शायद क्योंकि ये अगर डिसीजन को रियली अगर उनको सिंपैथी थी, कहीं ना कहीं रही भी होगी, तो उनको राइट टाइम पे डिसीजन, अगर आपको, मुझे अगर प्यास अभी लगी है और आप जब मैं मर जाता हूँ तब पानी देते हो, तो उसका क्या मतलब है? तो आप तो हीरो बन गए, हाँ मैं पानी पिलाने गया था, लेकिन उस दौरान तो मेरी मौत हो चुकी थी, तो आप तो बेनिफिट ले रहे हो मेरी मौत का। ये जो बहस चल रही है कि नाम सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि आपको, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है? आपकी जो दोस्त है उसका नाम सामने आना चाहिए, उनके नाम से कानून बनना चाहिए, जो ये सब बातें, जो बहस चल रही है, आपको कैसा लगा ये जब आपने सब सुना? नाम से कानून, और कानून, आम पब्लिक को कानून की शायद सेक्शंस होते हैं उसमें, तो उनसे दो तीन चीजें, एक दो पता होंगे, नहीं भी पता होंगे, तो आम आदमी को कानून या फिर प्रोसीजर से कोई मतलब नहीं होता। उसको मतलब होता है रिजल्ट से, कि आप कानून बना रहे हो, लेकिन अगर फॉलोइंग, इतनी मोटी कानून की किताब होती होगी, कितने सेक्शंस होते होंगे, फॉलो कौन कराता है उनको? या तो पुलिस, या फिर कोर्ट, या फिर कानून बनाने वाले हमारे लीडर्स, जो भी हैं, ये कानून तो बन जाते हैं, लेकिन उनको फॉलो कराना काफी इम्पोर्टेंट होता है। और आप कानून बना रहे हो, अगर चलो ठीक है, उन्होंने कानून बना दिया, उसका नाम भी उसके रियल नेम पे रख दिया, तो फिर तो क्या गारंटी है कि आप फिर वो नेक्स्ट केस नहीं होगा? उससे बेटर है कि हम ग्राउंड लेवल पे जो भी चीजें हैं, कि हम पुलिस में वो जज्बा पैदा करें, या फिर हम कहीं ना कहीं स्टिकनेस की जरूरत है। आपको जज्बे में कमी लगी इस दौरान? आपने इतनी सारी चीजें आपने देखी होंगी ये 15-20 दिनों के अंदर। मुझे लगता है कि सब कुछ ऐसा चल रहा है कि पीछे लात मारो तो चलेगा। प्रेशर नहीं है पुलिस को, पुलिस काम नहीं करेगी, ये मेरा केस नहीं है भाई, पीसीआर खड़ी है, नहीं जाऊंगा, ये उधर फलाने की जगह का केस है, उधर का केस है, इधर का केस है, ऐसे चल रहा है। तो लीडर ने कहा, उनके जो सबसे बड़े जो भी हैं बॉस, उन्होंने प्रेशर किया, नौकरी चली जाएगी यार, ये कर लेते हैं। एक मोहतरमा है हमारे केस के दौरान, उनका नाम नहीं लूंगा, वो हमारा केस देख रही हैं, काफी अच्छा काम भी कर रही होंगी, क्योंकि उनके लीडर्स, और क्योंकि ये इतना प्रेशर वाला केस भी है। उनके घर में आटा नहीं है, चावल नहीं है, उनके घर में उनके बच्चे उनकी शक्ल नहीं देख रहे हैं, 2 दिन हो गए, उनका ये इम्पोर्टेंट काम रह रहा है, लेकिन वो मुझे इसलिए बता रही हैं क्योंकि वो मेरा केस देख रही हैं। और एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसकी ड्यूटी जो है, अगर वो ड्यूटी अच्छी तरीके से कहता है, तो वो चाहता है कि मैं बोलूं जाके लोगों से कि फलाना पुलिस ने अच्छा काम किया। क्यों चाहते हो ऐसा काम, जब तुम्हारा जो कर्तव्य है, जिसके लिए तुम शायद पैसे लेते हो, आप गवर्नमेंट से पैसे लेते हो, हमारे ही पैसे होते हैं, हम टैक्स जमा करते हैं, हमारे पैसे होते हैं, आप लेते हो, सारा सिस्टम है, लेकिन आप हमारे लिए काम कर रहे हो, और हम ही से चाहते हो कि हम जाके बोलें कि ठीक है आपने अच्छा काम किया। इस केस में तो मैंने बहुत अच्छा काम किया है, हमने 6 लोगों को तुरंत पकड़ लिया, हमने ये बस तुरंत पकड़ ली। आप अगर ये कर रहे हो तो आप अपनी पीठ क्यों थपथपाना चाहते हो, या फिर ये क्यों बार बार कह रहे हो कि ठीक है आप ये करो? ये आपका काम है, आपकी ड्यूटी है। अगर हर कोई ऐसा ही करने लगे कि डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा था, मैंने इलाज कर दिया, लो मुझे रिवॉर्ड दो, तो आप सबका अपना अपना काम है, वो काम अच्छे से करो, तो फिर आपको ये क्यों जरूरत पड़ रही है कि हाँ उनसे कहलवाने की जरूरत है? यानी ये सब आपके लिए नहीं हो रहा है? शायद अभी
लड़ाई बहुत बाकी है, क्योंकि लड़ाई बहुत बाकी है। जी न्यूज पर इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गवाही चल रही है। ये वो गवाही है जो आपको झकझोर कर रख देगी, ये वो गवाही है जो आपको हिला कर रख देगी, और ये वो गवाही है जो कि हमारे पूरे सिस्टम की पोल खोल देगी। हमारे साथ वो नौजवान है जिसने 16 दिसंबर पिछले साल इस देश की राजधानी में जो गैंगरेप हुआ था उसको देखा है, उसको जिया है और उसको भुगता है, और उसी से इस वक्त हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज उसने ये फैसला किया है कि वो देश के सामने आएगा और देश के सामने बोलेगा, क्योंकि वो चाहता है कि अब सिस्टम में बदलाव जरूरी है। हम आपसे बात कर रहे थे कि आप बदलाव होना चाहिए। पहला बदलाव तो ये होना चाहिए शायद कि जो पुलिस की भूमिका होती है इस तरह के केसेस में, वो भूमिका कैसी हो? वो भूमिका आपको डराकर भगाने वाली होती है, या वो भूमिका मदद वाली होती है, या वो भूमिका आपको प्यार से सहलाने वाली होती है? आपके केस में क्या हुआ? मेरे केस में यही हुआ कि मुझे लगता है कि अगर मेरे घर वाले नहीं होते और मेरे फादर और मेरे घर में और लोग भी लॉयर हैं जो इस सिस्टम को जानते थे, अगर शायद वो हेल्प नहीं करते तो शायद मेरी हेल्प तो या तो देर से होती या फिर नहीं भी होती। तो ये डिपेंड्स करता है कि अगर वो, जैसे अगर आप वो आदमी को देख के उसी अकॉर्डिंग एक्शन लेती है, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप, तो ये डिपेंड्स करता है कि अगर वो, जैसे अगर आप वो आदमी को देख के उसी अकॉर्डिंग एक्शन लेती है, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप नॉर्मल हो, नॉर्मल जैसे आम आदमी जैसे होता है, आप जाते हो तो शायद वो आपसे मिले ही ना, कह दें कि फलाना ऑफिसर नहीं है जो आपकी रिपोर्ट लिखेगा, कल आना। आप कल जा रहे हो तो हो सकता है वो कहें कि आप 2 दिन बाद आना। आप इस केस में शिकायत करता है, आपने हिम्मत दिखाई, आपने कंप्लेंट फाइल की। आपकी एफआईआर कितने दिन में दर्ज हुई और कैसे दर्ज हुई? मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं कहीं जा सकूं, तो मैं तो सीधे थाने ही आया, क्योंकि स्टेशन से सीधे थाने ही मैं लेटा रहा 3-4 दिनों तक। वहीं पर डिफरेंट जो भी बयान लेते हैं वो आए। यानी आप कह रहे हैं कि आप 4 दिनों तक पुलिस थाने में ही रहे? मोर देन 4 डेज। इस हालत में? अभी तो बेटर हालत है। मतलब जिस वक्त आपको अस्पताल में होना चाहिए था, इलाज कराना चाहिए था, उस दिन, उस वक्त उसी रात में हॉस्पिटल थाने में था, उस रात में थाने में आ गया था। और दिल्ली पुलिस ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस वक्त आपको इलाज की जरूरत है? नहीं, मैं इनफैक्ट उसी दिन से पुलिस की हेल्प कर रहा हूँ, उसी रात से। और वहीं से मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे जिनसे मेरी बात हो पाई थी, तो मैंने उनको एक्सीडेंट बोला था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं अभी अवेलेबल नहीं रहूंगा कुछ दिनों तक। तो इस दौरान बहुत ही मांग उठी कि दिल्ली पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये मांग की कि दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है नीरज कुमार, उनका इस्तीफा होना चाहिए। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस तरह की मांगे उठी। आपका अपना जजमेंट क्या है? मैं मानता हूँ कि पुलिस एक आदमी नहीं होता, पुलिस सिस्टम है, और अगर ये सिस्टम है तो इसका सबसे बड़ा जो रखवाला है, जो अगर वो सिस्टम में बना हुआ है और उसका सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो ये तो मोरल ग्राउंड पे होता है। मैंने बहुत से एग्जांपल सुने हैं कि अगर कोई आदमी है लगातार फेल हो रहा है किसी चीज में, तो इसमें मेरे कहने की, यार आपके कहने की कोई जरूरत ही नहीं होती। तो वो तो अंदर की फीलिंग है, मोरल ग्राउंड है। तो क्योंकि वो अगर वर्दी उतारता तो फिर वो हमारे बीच में खड़ा हो जाता है, ताकि वर्दी उसे उस पोस्ट पे, अगर वो वर्दी नहीं पहनता तो हमारे बीच का आदमी है वो। अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वो फिर वर्दी किसी और के पास होनी चाहिए। ये हर फील्ड में लागू होता है, ये पुलिस के लिए नहीं, सभी के लिए।
कि जो उस जगह पे जहाँ पे वो बैठा है, अगर वहाँ पे अगर सही से काम नहीं हो पा रहा उससे, तो मोरली उसको कहना चाहिए कि ठीक है, नेक्स्ट जो भी है। लेकिन अगर ये सिस्टम, ये पुलिस आपकी दोस्त की इज्जत नहीं बचा पाई, आपको न्याय नहीं दिला पाई, आपके साथ जो कुछ होना था वो हो गया और उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद आपको उन्होंने कुछ सपोर्ट भी नहीं किया, तो फिर क्या फायदा है? तो कोई फायदा नहीं है, वो ऐसे रिपीट। और आप देख सकते हो उसके बाद से कुछ चीजें रुकी थोड़ी हैं, चल रही हैं। ये तो शायद कुछ दिनों के लिए होगा। जो भी चीजें हैं, पेट्रोलिंग है वो बढ़ा सकते हैं, दिखाने के लिए आपको 2-3 जगह पे वो पेट्रोलिंग करने वाले आपको पुलिस दिखाई दे देंगे। आप उनके पास जाएंगे तो तमाम रोना रोते हैं कि हमारे पास फोर्स कम है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम वीआईपी ड्यूटीज में लगे हुए हैं, हमारी 24 आवर ड्यूटी है। आपको कभी ऐसा लगा कि जिस इलाके में आपके साथ ये दुर्घटना घटी, उस इलाके के एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस इलाके के एसीपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, डीसीपी के खिलाफ होनी चाहिए थी, ट्रैफिक पुलिस जो उस बस को इतने घंटों तक नहीं पकड़ पाई उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, काले शीशे लगा के वो बस इतने दिनों तक कैसे चलती रही विदाउट परमिट, वो कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे सिस्टम में अभी तक सब कुछ हो गया, लेकिन इन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई मेरे हिसाब से ये जिनको डिसाइड करना है वो उनको एक बार करने देते हैं, क्योंकि अगर इतनी चीजें कहने के बाद भी अगर उनको नहीं समझ में आता है तो शायद वो या तो इंसान ही नहीं है। मैंने कहा कि अगर उनको लगता है कि कहीं से अंदर से इंटरनल फीलिंग है कि अगर जरा सा 0.1% भी अगर वो रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी केस था, तो वो ऑटोमेटिकली उनको उनका खुद का जजमेंट होना चाहिए, जो इंटरनल जजमेंट है कि मेरे रहते अगर ये हुआ है, मैंने अपने जो अंदर काम करने वाले हैं उनसे सही से इफेक्टिव काम नहीं लिया, तो 100% उनको खुद का डिसीजन का होना चाहिए कि वो जाए या फिर जो भी है। आप बहुत थके हुए भी हैं, आपके दिमाग पर भी बहुत जोर पड़ रहा होगा, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। बस आपसे इतना मैं जानना चाहता हूं कि आज आप इस वक्त आपको पूरे देश में नहीं विदेशों में भी बहुत लोग देख रहे होंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग देख रहे होंगे। ये वो वक्त है जब आपने ये तय किया कि आप देश के लोगों के सामने आना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आप बताएंगे लोगों को कि आप क्या बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव कैसे आएगा, और ये लड़ाई अब आप आगे कैसे लड़ेंगे? बदलाव लाने के लिए किसी की हेल्प अगर आपसे हो रही हो तो आपको डिनाई मत करिए। मेरे साथ जो भी हुआ उस रात, अगर एक सिंगल आदमी भी उस दिन मेरी हेल्प करता तो शायद तस्वीर दूसरी बनती आज। तो बदलाव तो एज ए इंडिविजुअल लेवल पे भी होना चाहिए, और सिस्टम में है जो सिस्टम के जो देखते हैं, सिस्टम बनाते हैं, जो इतने पावरफुल लोग हैं कि जो कि वो सारी चीजें देखते हैं, करते हैं, अगर उनके अंदर जरा सा भी अब कुछ बचा हो अंदर, तो शायद उनको कुछ करने की जरूरत है, अब रियली करने की जरूरत है, क्योंकि अब बहुत हो चुका। अब हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, वो हमें लाठियों से मारते रहेंगे, बहाने ढूंढते रहेंगे कैसे प्रोटेस्ट खत्म हो, गोल गोल घुमाते रहेंगे हमें, कोई एक्सक्यूजेस देते रहेंगे कि हमारी भीड़ में कोई घुस गया, कोई मर गया, ये वो, मेट्रो बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो कि ऐसी नौबत ही ना आए। हमें नहीं लगता कि आप ऐसा करोगे, कहीं किसी को फीलिंग ही नहीं है कि अगर ये ना करें, हम ये ऐसे ना प्रोटेस्ट करें या फिर ये हम एग्रेशन ना दिखाएं आपको, तो आप कुछ करोगे। इस देश के नौजवानों के लिए मैं पूछ रहा हूँ, उस रात को जब बस में सब कुछ हो रहा था और आपको भी इतनी चोटें आई थी और वो लोग आपको मार भी सकते थे, मारना चाहते भी थे, कभी आपके दिमाग में ये बात आई कि आप अपनी दोस्त को छोड़ के भाग जाएं, या आप अपनी जान बचाएं और उसकी ना बचाएं, या किसी तरीके से आप अपने बारे में सोचें?
नहीं, ऐसा तो शायद ही कोई सोचता होगा, शायद जानवर भी नहीं सोचता होगा कि अगर आपके साथ आपके साथ दोस्त है आपका और इतनी मुश्किल हालात में है तो आप उसको छोड़ के भाग जाएं। ये तो बिल्कुल, फिर तो मैं शायद पूरी जिंदगी जी भी नहीं पाता। वो फिर या तो मैं पागल हो जाता। लेकिन अब है कि जितनी कोशिश मैंने करी, जब तक कॉन्शियस था, वो मैंने अपने 100% दिया था। कहीं से भी इसका रिग्रेट नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि काश मैं बचा पाता। अकेले में जब आप बैठते हैं तो वो सब बातें आपको याद आती हैं? कभी आप सोचते हैं कि काश ऐसा कुछ ना हुआ होता, या वो 16 दिसंबर की रात ना आई होती? हाँ, आता है कि क्यों मैं गया वहाँ पर, क्यों काफ़ी चीज़ें आती हैं, क्यों ऑटो नहीं मिला, या फिर और वेट कर लेता, शायद दूसरा ऑटो वहाँ तक जाने के लिए रेडी हो जाता। अब जिंदगी को वापस अपने ट्रैक पर कैसे लाएंगे आप? फिलहाल तो जब तक मैं हूँ तब तक मेरी यही कोशिश है कि फिर अगर मैं ऐसी चीज़ों को होने से, अगर मेरा 1% भी एफर्ट, 1% भी अगर मैं ऐसी चीज़ें होने से रोक पाता हूँ तो फिर मैं अपना कोशिश करता रहूँगा कि अब ऐसी चीज़ें किसी दूसरे के साथ ना हो पाए। ये तो मेरा रहेगा हमेशा। अपने देश के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं आप? अगर हमें कुछ करना है तो एटलीस्ट आपने जो इतने दिनों तक किया है उसको जाया मत जाने दें, उसको कंटिन्यू करें। और आपकी जो भी सबका एफर्ट है वो कुछ न कुछ तो चेंज दिखा रहा है, तो शायद और बेटर तस्वीर बने और कुछ बेटर हो पाए। तो प्लीज को आप ऐसे ही मोमेंटम्स को देते रहिए, शायद कुछ हम अच्छा कर पाए। अपनी दोस्त उस बहादुर लड़की के लिए 2 लाइन। वो शायद हमारे लिए इतना कर गई हैं, हमें जगा गई हैं, तो अगर उनके नाम लेके ही अगर हम इसी आगे बढ़ाते रहे तो ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, कैसे आपको बोलूँ और मैं आपको क्या कहूँ आगे। लेकिन इतनी उम्मीद जरूर करता हूँ कि आप जो कोशिश कर रहे हैं बदलाव लाने की, और आप जो देश के लोगों को कहना चाहते थे, उसका असर होगा देश के लोगों पर, सरकार पर असर होगा, जो कानून बनाने वाले लोग हैं उन पर उसका असर होगा, पुलिस पर असर होगा। जो कुछ आपके अनुभव रहे, जो कुछ आपने बताया, वो जो लूप होल्स हैं, जो कमियां रह गई हैं, उन्हें हम दूर करने की कोशिश करेंगे। जो देश अहिंसा के नाम पर आजाद हुआ था, उसमें हिंसक प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है, वो किसी हद तक हम उसको रोकने में कामयाब रहेंगे। लेकिन आज आपने जो गवाही दी है इस पूरे देश के सामने, अपनी बात जो कही है, हम उम्मीद करते हैं जी न्यूज के जरिए कि उसका असर जरूर होगा और बदलाव जरूर आएगा।